गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना यह अध्याय पढ़ रहे हैं और यह उसका 5वां भाग है। आपने इसके पहले के अध्यायों को नहीं पढ़े हैं, इसके पहले के भागों को अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, उन भागों का अध्ययन करें और साथ साथ में इस भाग को भी अगर समझ लेते हैं तो आपका देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, इस अध्याय की पूरी पढ़ाई हो जाएगी। तो इस अध्याय का यह 5वां और अंतिम भाग है और हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, अंग्रेजी। और इसी कार्यसूची के अंतर्गत हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, महात्मा गांधी का कहना था, अपनी ही भूमि पर अजनबी बन गए, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा प्रणाली, टैगोर का शांति निकेतन, टैगोर के सपने की स्कूल, सृजनात्मक शिक्षा क्या होती है, टैगोर और महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में राय और अन्यत्र में हम देखेंगे सभ्य करने के लिए शिक्षा। इन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची कैसी थी? तो यहाँ देख रहे हैं कि अंग्रेज अफसरों के साथ साथ कई विचारक भी इस शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। उनको लगता था कि कुछ इस प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां नजर आ रही थी। और यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, और उन्होंने अंग्रेजों को आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें। परंतु बहुत सारे भारतीय ऐसे भी थे कि वो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। उनको लगता था कि पश्चिमी जो शिक्षा है वह हमारे संस्कृति को अपवित्र करती है या हमारे संस्कृति को खराब करती है, इस प्रकार से उनका मानना था। तो आइए देखते हैं कि वह किस प्रकार से सोचते। महात्मा गांधी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उनका कहना है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। वही उसका कारण भी देखिए। उनका कारण है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, क्योंकि उस जमाने में जो यूरोपियन शिक्षा या यूरोपियन भाषा का अध्ययन करते थे तो उनको एक अलग ही दर्जा मिल जाता था या उनके प्रति देखने का नजरिया भी अलग ही होता था। इससे क्या होता था कि जो स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज होते थे उनके प्रति हीनता का बोध पैदा होता था, और इसीलिए औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट होने लगा था। और महात्मा गांधी ने यह भी कहा है कि औपनिवेशिक शिक्षा या यूरोपियन शिक्षा जो है वह विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है और इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। यह सबसे बड़ा असर था, यह बहुत ही बुरा परिणाम हो गया था। महात्मा गांधी के अनुसार ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे कि जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे, इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। और इसीलिए जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, आज़ादी के लिए आंदोलन, संघर्ष चल रहा था, उस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया था कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दे जो अंग्रेजों द्वारा चलाए रहे थे, और अंग्रेजों को बताया कि अब वे गुलाम बनने रहने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में विद्यार्थियों से और नागरिकों से आह्वान किया। उनका कहना था कि अपनी ही भूमि पर हम अजनबी बन गए हैं। तो उनका कहना है कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही देनी चाहिए, भारतीय भाषाओं में ही होनी चाहिए, और अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है, अपंग बना रही है, उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया जा रहा है और अपनी ही भूमि पर उनको अजनबी बनाया जा रहा है। और विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षक भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भी भूल चुके हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भारतीय भाषा को छोड़कर अन्य भाषा, मतलब जो यूरोपियन भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा होती है, और अंग्रेजी परिवेश में अगर वो रहता है तो स्थानीय संस्कृति से वो घृणा करने लगता है। इस प्रकार का जो बर्ताव होता है वो हमारे भारतीय संस्कृति के लिए घातक साबित हो सकता था, और इसीलिए अंग्रेजों ने हमारे भूमि पर हमको ही अजनबी बना दिया, ऐसा महात्मा।
महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा प्रणाली कैसे होनी चाहिए? उनका कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। तो पढ़ना और लिखना, इस पर ज़्यादा फोकस दिया गया था। लेकिन उनका कहना था कि उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान की यहाँ उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा मतलब उसके दुर्लक्ष्य किया जाता है। जो व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, जो अनुभव मिलना चाहिए, वो इस शिक्षा के माध्यम से नहीं मिलता। और उनका कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उस शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। पढ़ने और लिखने की क्षमता मतलब साक्षरता नहीं होती, यह महात्मा गांधी का सिद्धांत था। और लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि किन चीज़ें किस तरह काम करती है। अगर इस प्रकार से अगर शिक्षा दी जाती है तो वह सच्ची शिक्षा होगी और इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों ही विकसित हो जाएंगी। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हाथ से काम करना पड़े और उससे उनको हुनर मतलब उसकी कला, उसकी कुशलता सीखने को मिले, या उनको किसी भी चीज़ के बारे में उनको क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं, जो जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा निर्माण अगर होती है तो उसी को हम अच्छी या सच्ची शिक्षा कह सकते हैं। यह महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा प्रणाली होनी। आगे देखते हैं कि दूसरे विद्वान हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। और यह संस्था उन्होंने 1901 में शुरू की थी। बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में आपने सुना भी होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? तो यह 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल से जाने से वो कतराते थे, बहुत ही चिढ़ते थे। उनको लगता था कि उनका वहां दम घुटता जा रहा था। उन्हें स्कूल का माहौल बिल्कुल दमनकारी लगता था और उनको स्कूल मानो जेल जैसी लगती थी, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता, और इसीलिए जब वो बड़े बन गए तो उन्होंने अपने सपने का स्कूल शुरू किया, जो हम शांति निकेतन के नाम से उसको जानते। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं कि प्राकृतिक परिवेश में शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। 1930 का दशक के आसपास का माहौल है और चारों तरफ पेड़ और खुली जगह यहाँ दिखाई दे रही है। टैगोर जब बड़े हो गए तो उन्होंने एक ऐसे स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो और जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। और उनका कहना था कि बचपन का समय जो होता है वो अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए, इस प्रकार से उनकी सोच थी। और ये उन्होंने शिक्षक के लिए भी उन्होंने कहा है कि शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करते हो। इस प्रकार से शिक्षकों का भी काम होना चाहिए। और यही जैसे कि हमने देखी कि उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करना चाहिए, इसी प्रकार की सोच महात्मा गांधी की भी थी। उनका मानना था कि वर्तमान स्कूल में बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं, क्योंकि हम जब उनको 4 रूम या कमरे में बिठाते हैं तो उनके मन में निर्माण होने वाले प्रश्न या उनकी जिज्ञासा विकसित नहीं करते। उनका कहना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक रूप से या जो नैसर्गिक होती है, इसी प्रकार के परिवेश में, इसी प्रकार के वातावरण में उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का उन्होंने फैसला किया। और यह जगह उनको इसीलिए पसंद आई थी कि यह जगह निर्मल शांति से भरी थी और इसीलिए उसको शांति निकेतन भी नाम दिया गया। और यहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। तो इस प्रकार से सृजनात्मक शिक्षा देने के लिए उन्होंने शांति निकेतन की। यहाँ हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा के बारे में क्या राय थी या क्या सोच थी। अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश मतलब उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच भी कुछ फर्क भी दिखते हैं अपने को। जैसे कि गांधी जी
पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। मतलब उनको पश्चिम की जो सभ्यता है या मशीनों का इस्तेमाल होता है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो यूरोपियन लोगों द्वारा आविष्कार किया गया था, उसके वो विरोधक थे, उसका वो विरोध करते थे। लेकिन अगर रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करेंगे तो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण वो चाहते थे। मतलब भारतीय परंपरा और प्राचीन पश्चिमी सभ्यता, इनका अगर दोनों का अगर मिलाप करेंगे तो वह बहुत ही अच्छी संस्कृति निर्माण कर सकते थे, इसका वह समर्थन करते थे। उन्होंने शांति निकेतन में इसीलिए कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी उन्होंने जोर दिया था। और इस तरह से हम टैगोर और महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में उनका अंतर और समानता भी हम यहाँ देख चुके हैं। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए, और यह 1940 का चित्र है। यहाँ हम देख रहे हैं कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे। 20वीं सदी का प्रारंभ है। 19वीं सदी के समय तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुमारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे। अन्यत्र पर ही एक हमारे सामने एक मुद्दा है, और यहाँ यह मुद्दा पढ़ने से पहले हम ये महात्मा गांधी का विचार पढ़ने की कोशिश करते हैं कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने लिखे थे कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। इसका मतलब गांधी जी के अनुसार बच्चों में जिज्ञासा और वह कोई भी चीज़ क्यों कैसे चलती है, इसके प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में निर्माण होने चाहिए, इसका वह समर्थन करते थे। अन्यत्र पर हम देख रहे हैं कि सभ्य करने के लिए जो शिक्षा होती है, तो 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा नहीं थी। ये हम दुनिया की बात कर रहे हैं। तो और उस वक्त बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण होती थी। स्कूल भी बहुत कम थे और ज़्यादातर स्कूल जो होते थे वो चर्च और रईस लोगों द्वारा ही चलाए जाते थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का भी उन्होंने प्रावधान करना शुरू। उसमें हम परिचय करने जा रहे हैं टॉमस आर्नल्ड। और यह टॉमस आर्नल्ड कौन थे? यह उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारधारों के प्रचारक थे और ये विद्वान थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। आर्नल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल में ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना भी आवश्यक होता है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। यह जानकारी उनको मिलनी चाहिए। शिक्षा, खासतौर पर बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था, और इस तरह से उन्होंने इस पर नैतिक शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया था। दोस्तों, इस तरह से हमने देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना 5 भागों में बांटकर हमने 5 वीडियो बना चुके हैं, और इन वीडियो के माध्यम से हमने इस अध्याय को समझने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं कि इस अध्याय आप समझ चुके हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि स्मार्ट पीपल स्मार्ट लर्निंग नामक एक हमारा ब्लॉग भी है, और इस ब्लॉग पर आपको इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ने को मिल सकते हैं। और इसीलिए इस वीडियो
के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ब्लॉग की भी लिंक दी जाएगी, उसको क्लिक करके आप इस ब्लॉग पर जाकर इसके क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।